नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने चैनल सक्सेस गुरु में। दोस्तों बात करते हैं आज हम लोग वर्णमाला के बारे में। जैसा कि आपको पहले से पता है कि वर्णमाला के 2 वीडियो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी के आगे आज कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों वर्णमाला में हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा, स्वर के बारे में पढ़ा, व्यंजन के बारे में पढ़ा और वर्णों का उच्चारण स्थान उसके बारे में पढ़ा। अगर कोई भी विद्यार्थी या कोई भी स्टूडेंट हमारे पहले वाले वीडियो को नहीं देख पाया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियो देखें ताकि अच्छे से आप समझ सकें। आज हम लोग शुरू करेंगे वर्णमाला में। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग स्वर पढ़ चुके हैं, व्यंजन पढ़ चुके हैं, वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ चुके हैं। तो कुछ टॉपिक बचे हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, एक विशेष टॉपिक है जिसका नाम है घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से लग रहा है, घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से लगभग हर एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछा अक्सर जाता है, इसलिए इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा, समझने वाली चीजें हैं कुछ यहाँ पर। तो बात करते हैं अगर हम घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण की, तो जैसा कि नाम से लग रहा है घोषत्व अर्थात घोष। दोस्तों घोष शब्द जो है, इस घोष शब्द का अर्थ होता है नाद। घोष शब्द का अर्थ होता है नाद, अर्थात जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वर तंत्र, जो हमारा जो स्वर तंत्र है, इससे नाद उत्पन्न होता है। उस आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। और अगर नाद या घोष को आधार माना जाए तो हमारे जो वर्ण हैं ये 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं। इनके 2 भाग आते हैं। पहला है अघोष और दूसरा है सघोष। सघोष को घोष भी कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपसे सघोष ना पूछ करके केवल घोष पूछ दिया जाता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो वहां पे। इसलिए हमने आपको बता दिया कि सघोष या घोष एक ही चीज है और अघोष। तो दोस्तों हमने आपको बहुत बार बताया है, अपने इससे पहले दोनों वीडियो में आपको बताया था कि जब भी हम हिंदी पढ़ते हैं तो हमारे जो शब्दों का जो महत्व होता है बहुत होता है। शब्दों में हम देखते हैं कि शब्द हमारा लिखा हुआ है उसका अर्थ क्या निकल रहा है। जैसे नाम से लग रहा है घोष, हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है घोष का अर्थ होता है नाद। इसके आगे आ लगा है अर्थात आ एक उपसर्ग है, और जब हिंदी के किसी शब्द में आ उपसर्ग लग जाता है तो उसका अर्थ निगेटिव अर्थात नकारात्मक अर्थात नहीं हो जाता है। तो चूंकि घोष का हमने अर्थ पढ़ा नाद और आ लग गया अर्थात नाद नहीं, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में नाद नहीं होता है, केवल श्वास की आवश्यकता पड़ती है, उन वर्णों को हम कहते हैं अघोष। और अघोष के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो दोस्तों हमने आपको व्यंजन पढ़ाया था, और उस व्यंजन के अंतर्गत आपने व्यंजन के वर्ग पढ़े थे। अर्थात आपने पढ़ा था कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने वर्गों में विभक्त है। तो आपने पढ़ा था कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 5 वर्गों में विभक्त होता है। 5 वर्ग होते हैं। उन 5 वर्गों के नाम भी आपने पढ़े थे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये दोस्तों हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो जब हम अघोष वर्ण की बात करते हैं तो अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसको जानने के लिए हमने कहा कि व्यंजन के वर्ग हम पढ़ चुके हैं और वो 5 वर्ग हमारे सामने हैं। प्रत्येक व्यंजन का प्रत्येक वर्ग का 5 वर्ग है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का, मान लीजिए का वर्ग है तो का वर्ग की हम बात करते हैं तो का वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 व्यंजन आते हैं। ये 5 वर्ण हैं। इन 5 में से पहला और दूसरा, इन 5 में से अगर मान लो इसको हम नंबरिंग दें तो ये हमारा फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ हो गया। तो इन 5 में से पहला और दूसरे नंबर का जो व्यंजन होगा, पहले और दूसरे नंबर पे जो व्यंजन होगा वो हमारा आ जाएगा किसके अंतर्गत? अघोष के अंतर्गत आ जाएगा।
अब इसके बाद इन दोनों के अलावा और क्या आता है अघोष में? दोस्तों आपने पढ़ा होगा, व्यंजन के अंतर्गत ही हमने पढ़ाया है, व्यंजन का टॉपिक आपने जब पढ़ा होगा, व्यंजन वाला वीडियो आप देखेंगे तो वहां पढ़ेंगे आप कि हमने पढ़ाया था ऊष्म व्यंजन। व्यंजन का एक प्रकार हमने बताया था आपको ऊष्म व्यंजन। उस ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? अगर हम ऊष्म व्यंजन की बात करें तो देख लीजिए एक बार जरा। अगर हम ऊष्म व्यंजन की बात करते हैं, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में आपको पता है श, श और ह, ये चार आते हैं ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत। इन चारों में श, और स, इन तीनों को हम रखेंगे अघोष के अंतर्गत, यानी कि चार में से तीन व्यंजन ऐसे हैं जो अघोष की श्रेणी में आते हैं। तो कुल मिला के आपको याद इतना करना है, समझना इतना है कि अघोष वर्ण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन और श, स और स, ये तीन, ये प्लस दो ये, यानी कि अर्थात अब दो ये अर्थात मतलब हो गया प्रत्येक वर्ग के दो दो, यानी कि 5 वर्ग होते हैं, पांचों वर्गों के दो दे 5 दूनी 10 और 3 ये 13, तो टोटल लगभग 13 वर्ण आपके अघोष वर्णों के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं सघोष अर्थात घोष की। तो जैसे हमने पहले बता रखा कि घोष का अर्थ होता है, घोष का अर्थ होता है नाद, और जब हिंदी के किसी शब्द में सा उपसर्ग जुड़ जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है सहित, अर्थात वहां पे सकारात्मक बात आ जाती है। तो घोष अर्थात नाद या घोष अर्थात नाद और साथ में लिखा है स अर्थात सहित। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में नाद की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि वे वर्ण जिनका उच्चारण नाद की सहायता से होता है, उन्हें कहते हैं सघोष अर्थात घोष। अब इसके अंतर्गत किन किन को रखेंगे वो जरा देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा था कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आया था। अब जब यहाँ की बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या रखेंगे, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि पहला दूसरा अगर यहाँ है तो बच्चे कौन से? तीसरा, चौथा और पांचवा, अर्थात तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन प्रत्येक वर्ग का, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, जैसा हमने आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष अर्थात घोष के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद यहां पे आपने देखा कि ऊष्म व्यंजन से तीन व्यंजन यहाँ थे, श, श, स। अब हा हमने यहाँ पे काउंट नहीं किया था, तो इसका मतलब हा कहाँ पे आ जाएगा? हा जो है आपका नीचे वाली श्रेणी में आ जाएगा। इसके अलावा अब बचता है, आपने ऊष्म व्यंजन के अलावा एक और कैटेगरी पढ़ी थी, एक और प्रकार पढ़ा था अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आपने कौन कौन से पढ़े थे? य, र, ल और व, अर्थात अंतस्थ व्यंजनों को कहां पर स्थान दिया गया है? सघोष या घोष के अंतर्गत। और जितने भी हमारे स्वर होते हैं, जो मुख्यतः हमारे स्वर होते हैं, जो मेनली स्वरों की संख्या हमने आपको 11 बताई थी, वो 11 स्वर भी यहीं पर आएंगे। तो इसका मतलब अगर हम एक रफली आइडिया निकालें तो इसके अंतर्गत कितने आ जाएंगे वहां? यहाँ पे आपने देखा था कि लगभग हम एक रफली आइडिया लें तो कह सकते हैं 13 थे, 5 दूनी 10 और 3 13। हालांकि दोस्तों ये संख्या कभी आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन याद करने के उद्देश्य से, या याद करने के संदर्भ में आपके लिए हितकारी रहेगा, उपयोगी रहेगा। अगर यहाँ पे काउंट करते हैं तो यहाँ देखिए कितने हो गए? तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, अर्थात प्रत्येक वर्ग का है तो 5 वर्ग होते हैं, तो 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पे ही हो जाएंगे, प्लस 4 ये और 1 ये, कितने हो गए? 5, प्लस आपको हमने बताया स्वर कितने हैं? 11, जोड़ दीजिए 20 प्लस 11 इक्वल टू 31, अर्थात 13 उसमें है तो उसका उल्टा कर दीजिए 3 और 1 अर्थात 31। तो देखिए ये चीजें ऐसी हैं जो हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, लेकिन आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है उसका भी हम आपको एक तरीका बताएंगे, टेक्निक बताएंगे, जिससे आप उसको याद कर सकते हैं। हमने आपसे पहले कहा कि प्रत्येक छात्र का या प्रत्येक विद्यार्थी का अपना पढ़ने का तरीका अलग होता है। कोई किसी तरीके से याद रखता है, कोई किसी तरीके से याद रखता है। तो आप किसी भी तरीके से याद रखें, उद्देश्य हमारा सफल होना चाहिए। तो हमने कहा कि अघोष और सघोष को हमको याद करना है। तो देखिए दोस्तों, एक याद करने का जो अपना हमारा तरीका है वो ये है कि घोष का अर्थ नाद होता है, अर्थ नहीं, अर्थात नहीं नकारात्मक के सेंस में अगर इसको लेते हैं तो हम ये तरीके से याद रखें कि जब नहीं लगा है तो उसमें संख्या क्या होगी? कम होगी। और सहित लगा अर्थात जो कुछ बचा खुचा है, जो भी रेस्ट बचता है, वो सारा शेष सब किसमें आ जाएगा? सघोष अर्थात सहित।
यानी कि चूंकि उसके आगे सा लगा है वो अपने आप में सारा कुछ समाहित कर लेगा, तो उसको हम कह देंगे 31। उस तरीके से याद कर सकते हैं, या संख्या के हिसाब से आप याद कर सकते हैं कि अघोष है तो 13 और सघोष है तो उसका जस्ट अपोजिट 31 हो जाएगा। तो ये बात हो गई किसके आधार पर, घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत जो दूसरा हमारा टॉपिक है, इसी के अंतर्गत उसको हम नाम देते हैं प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। फ्रेंड्स, ये है प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। अभी तक आपने पढ़ा था घोषत्व के आधार पर, अब हम पढ़ रहे हैं प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। जब प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण की बात आती है तो यहां भी दो आएंगे, एक है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। तो यहां भी आपको याद करने से ज्यादा समझना है कैसे इसको हम याद रखें या कैसे ज्यादा समय तक हमारे लिए स्मृति में बना रहे। तो उसके लिए देखिए, हर शब्द को हमने पहले कहा समझते हैं। तो बात करते हैं अगर हम अल्प प्राण की, तो नाम यहाँ लिखा है प्राण और यहाँ भी हुआ है प्राण। तो प्राण शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है हवा अर्थात वायु। प्राण मीन्स, प्राण का मतलब है हवा या वायु, और अल्प का मतलब सभी जानते हैं, अल्प मीन्स कम। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम वायु या कम हवा की आवश्यकता पड़ती है या कम वायु हमारे मुख से निकलती है, उन वर्णों को हम कहेंगे अल्प प्राण, और जस्ट अपोजिट उसका हो जाएगा महा मीन्स अधिक या ज्यादा। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा या वायु ज्यादा उच्चारित होती, ज्यादा निकलती, उसे कहते हैं महाप्राण। दोस्तों, यहाँ पे चीज आपको ये भी देखनी है कि अल्प प्राण और महाप्राण के अंतर्गत वर्ण कौन कौन से आते हैं वो भी याद रखना। जैसे हमने अघोष और सघोष में याद रखा था, वैसे है अल्प प्राण और महाप्राण के अंतर्गत भी याद रखेंगे। तो जब बात आती है अल्प प्राण की, तो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। अब आप ये समझ रहे होंगे कि पहला, तीसरा, पांचवा का मतलब क्या है। पहला, तीसरा, पांचवा का मतलब है प्रत्येक वर्ग का पहला व्यंजन, दूसरा, तीसरा व्यंजन और पांचवा व्यंजन। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन जो आएगा वो अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा। दोस्तों, यहाँ पे ये तो जरूरी है जो हम यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से वर्ण अल्प प्राण है, कौन कौन से महाप्राण है, कौन कौन से सघोष है, कौन कौन से अघोष है। इनके साथ साथ जरूरी ये भी है कि आप इनकी जो परिभाषा है उसको भी याद रखें, क्योंकि कभी कभी आपके पेपर में पूछा जाता है। अब कैसे पूछा था वो जरा प्रश्न आप सुनिएगा। प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता पड़ती है उन वर्णों को क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि हमने परिभाषा बताई कि कम वायु की आवश्यकता किसमें पड़ती है, अल्प प्राण में। तो आप वहां पे आंसर टिक कर देंगे अल्प प्राण। तो जरूरी सब कुछ है यहाँ पे, जो भी हम आपको बता रहे हैं इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पढ़ना है, नहीं याद रखना है। सब कुछ पढ़ना है और सब कुछ याद रखना है। तो बात करते हैं जब अल्प प्राण की, तो अल्प प्राण में हमने आपको बताया 1, 3 और 5 प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। इसके अलावा और अल्प प्राण में क्या आता है, तो आपको पता है कि अल्प प्राण के अंतर्गत कम वायु यानी कि जिन वर्णों को बोलने में कम हवा की आवश्यकता पड़ती है, तो जैसे कि य, र, ल और व, यानी कि अंतस्थ व्यंजन। यार अलावा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अब जितने भी स्वर हैं वो भी अल्प प्राण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम एक मोटा मोटा अनुमान लगाएं कि कितने वर्ण ऐसे हैं जो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, तो इसकी भी जरा काउंटिंग कर सकते हैं। 3 प्रत्येक वर्ग के 3 व्यंजन आएंगे, तो अर्थात 15 और 4 19 और प्लस 11, यानी कि 15 प्लस 4 प्लस 11। तो आप इनको काउंट कर दीजिए, 15 4 19 और 11 30। तो लगभग 30 वर्ण हैं जो आपके अल्प प्राण वाली कैटेगरी में आएंगे। अब बात करते हैं महाप्राण की, अर्थात यहाँ पर अधिक वायु की आवश्यकता होती है या अधिक वायु निकलती है। तो अल्प महाप्राण के अंतर्गत अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है 1, 3 और 5। तो बचा क्या, दूसरा और चौथा।
दूसरा और चौथा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का दूसरा व्यंजन और चौथा व्यंजन, यह आएगा महाप्राण के अंतर्गत। यहां आते हैं अंतस्थ व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन आ जाएंगे आपके महाप्राण के अंतर्गत। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन समझ रहे होंगे आप लोग, श, श, स और ह। दोस्तों सामान्य बातचीत की भाषा में, सामान्य भाषा में हम लोग इसको बोलते हैं शरबत वाली सा, इसको बोलते हैं षटकोण वाली सा, इसको बोलते हैं सड़क वाली सा। तो ये तो हम लोग की सामान्य बातचीत हो गई। सामान्य बातचीत में हम लोग कैसे बोलते हैं, लेकिन चूंकि जगह हम बात करते हैं व्याकरण की दृष्टि से, तो इसको हम शरबत, सड़क या षटकोण नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ये कौन सी सा है। जैसे हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में आपने पढ़ा होगा उच्चारण स्थान पढ़ाया था। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है आपके चैनल पे, हमारा चैनल सक्सेस गुरु, जिस पे आपने देखा होगा कि हमने पढ़ाया है वर्णों के उच्चारण स्थान, तो वहां पे हमने आपको बताया होगा, और आपने देखा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, तो वहां पे आपको मिल जाएगा कि जो श है ये तालु से उच्चारित होता है। क्योंकि तालु से उच्चारित होता है इसलिए इसको कौन से सा बोलेंगे, तालव्य सा। इसको हम बोलेंगे तालव्य सा। और ये सा कहां से उच्चारित होता है, मूर्धा से, तो इसको बोलेंगे मूर्धन्य सा। और ये सा उच्चारित होती है दंत से, तो इसको बोलेंगे दंत सा। तो ये होता है व्याकरण की दृष्टि से इसको बोलने का तरीका या बताने का तरीका। ठीक, तो ये तो क्या ऊष्म व्यंजन बात हो गई। ऊष्म व्यंजन भी आएंगे महाप्राण के अंतर्गत। अब और क्या होता है जो महाप्राण के अंतर्गत आएगा, तो दोस्तों इसके अलावा सारा कुछ इसमें काउंट हो चुका है, तो और कुछ भी नहीं होता है जो के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण की। इसमें हमने पढ़ा अल्प प्राण और महाप्राण। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो उसको भी जरा देख लेते हैं क्या है। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्रयत्न के आधार पर अंतस्थ व्यंजन का वर्गीकरण। दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं कि हेडिंग पड़ी हुई है प्रयत्न के आधार पर अंतस्थ व्यंजन का वर्गीकरण। तो बात अगर हम करते हैं कि प्रयत्न के आधार पर अंतस्थ व्यंजन का वर्गीकरण की, तो हम जैसा कि हेडिंग से ही लग रहा है कि हम अंतस्थ व्यंजनों की बात करेंगे। और आपको पता है अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या, र, ल और व। दोस्तों एक ही चीज को बार बार वीडियो में हम बताते चलते हैं, वो भी उसका रीजन इसलिए बताते चलते हैं ताकि आपको वो ज्यादा से ज्यादा आपको याद रहे, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े, वो तुरंत आपके माइंड में एकदम स्टोर हो जाए। तो जब अंतस्थ व्यंजन की बात कर रहे हैं, अंतस्थ व्यंजनों का हम वर्गीकरण करेंगे प्रयत्न के आधार पर, तो कौन कौन से ऐसे आधार है या कौन कौन से ऐसे वर्गीकरण है जो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अक्सर आपने देखा होगा आपके एग्जाम में आता है कि लुंठित वर्ण कौन सा है, या लुंठित के साथ साथ एक और भी शब्द आता है प्रकंपित। आपके एग्जाम में एक प्रश्न आया था, टेट के एग्जाम में अक्सर आता है यह प्रश्न कि लुंठित वर्ण, निम्नलिखित में से लुंठित वर्ण कौन सा है, या निम्नलिखित में से प्रकंपित वर्ण कौन सा है। तो दोस्तों लुंठित या प्रकंपित की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत इन चारों में से, क्योंकि इनका वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, तो इन चारों में से ही कोई ऐसा है जो इसके अंतर्गत आएगा। ठीक, कौन सा आएगा अभी आपको बताएंगे। तो दूसरा हमारा आधार है, दूसरा जो वर्गीकरण है वो है, आप पढ़ेंगे पार्श्विक। पार्श्विक कुछ इनमें से कोई ना कोई वर्ण ऐसा होगा जो पार्श्विक के अंतर्गत आएगा। और जो हमारा तीसरा वर्गीकरण है वो है अर्ध स्वर। दोस्तों ये जो तीन आपको कैटेगरी दिख रही है यहाँ पर प्रयत्न के आधार पर, अक्सर प्रश्न जो पूछा जाता है वो आपका इसी तरह पूछा जाएगा कि मान लो ऐसे ही पूछा जाता है कि लुंठित वर्ण कौन सा है आप ऐसे बताइए, पार्श्विक वर्ण कौन सा है बताइए, अर्धस्वर कौन सा है आप बताइए। या फिर ऐसे ही पूछा जाता है कि प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है।
आपसे प्रश्न पूछा जाता है, आपके एग्जाम में आ चुका है ये कि प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, या प्रयत्न के आधार पर रा किस प्रकार की ध्वनि है। तो प्रयत्न के आधार पर जो भी प्रश्न आएगा वो इस तरीके से भी आ सकता है और इस तरीके से भी आ सकता है। तो हम इसको दोनों तरीके से पढ़ लेते हैं। जब हम बात करते हैं लुंठित या प्रकंपित की, तो दोस्तों लुंठित जैसा कि आपको नाम से कुछ लग रहा है, थोड़ा बहुत आइडिया कर सकते हैं। वो प्रकंपित यानी कि कंपन या थोड़ा कपकपी टाइप की होती हो, या थोड़ा लुढ़कती हो जबान, यानी कि जब जीभ जो है हमारी उच्चारण के दौरान लुढ़कती है तो उस वर्ण को कहेंगे लुंठित के अंतर्गत, अर्थात यहाँ पे बात करेंगे रा की। तो जो रा वर्ण है ये हमारा लुंठित या प्रकंपित के अंतर्गत आता है, क्योंकि जब आप रा बोलते हैं, रा का उच्चारण करते हैं, तो जीभ जो है हमारी वो लुढ़कती हुई नीचे की तरफ आती है, इसलिए इसको कहते हैं लुंठित वर्ण। तो रा क्या है? लुंठित या प्रकंपित वर्ण। जब बात करते हैं पार्श्विक की, तो नाम से लग रहा है पार्श्विक बना है किससे? पार्श्व से, और पार्श्व का मतलब होता है किनारा। पार्श्व का अर्थ होता है किनारा, अर्थात जब कोई ऐसा वर्ण हो जिसका उच्चारण करने में जो हवा है वो हमारे जीभ के दोनों किनारों से निकलती है, तो उस वर्ण को कहते हैं हम पार्श्विक। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा ला। जब आप इसका ला का उच्चारण करते हैं तो देखिए ला का उच्चारण करने में जो जीभ है, हमारी जिह्वा है, वो पहले कर्ली हो जाती है, कर्ली होने के बाद हवा जो है वो दोनों किनारों से निकलती है, इसलिए इसको बोलते हैं पार्श्विक। अर्थात अगर पूछा जाए आपसे कि प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, तो प्रयत्न के आधार पर ला कैसी ध्वनि हो गई? पार्श्विक ध्वनि हो गई। अगली बात करते हैं हम अर्धस्वर की। तो अर्धस्वर के अंतर्गत या और वा, ये दो वर्ण ऐसे हैं जो अर्धस्वर के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये वाला जो प्रश्न है अर्धस्वर, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। यहाँ तक कि मैंने भी जब एग्जाम दिया था टेट का, तो उसमें भी यही प्रश्न आया था कि अर्धस्वर बताइए। तो आप इसको, ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों अंतस्थ व्यंजन का वर्गीकरण, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा और समझ लीजिएगा कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल और बिल्कुल आएंगे। दोस्तों ये बात हो गई हमारी प्रयत्न के आधार पर अंतस्थ व्यंजनों का वर्गीकरण। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, कुछ और बचा है हमारे इस चैप्टर में वर्णमाला के अंतर्गत, उसको भी जरा देख लेते हैं। एक टॉपिक है जिसके बारे में आपने सुना होगा, द्वित्व व्यंजन। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो किसी न किसी किताब में आपको ये टॉपिक मिला जरूर होगा, द्वित्व व्यंजन। तो इसको भी जरा समझ लेते हैं क्या है। जैसा कि नाम से लग रहा है द्वित्व, यानी कि दो, द्वित्व व्यंजन। तो दोस्तों इसकी जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि जब एक वर्ण का अपने जैसे वर्ण के साथ पुनः आना हो जाए तो उसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन। यानी कि जैसे एक वर्ण कोई भी हो, सपोज दैट मान लीजिए हमने कहा ये चा वर्ण है, ये चा वर्ण दो बार आ जाए, लगा चा है इसका फिर चा आ जाए, तो ये जो इसका कहते हैं कि एक ही वर्ण, एक वर्ण, अब जैसे मान लीजिए चा है, ये वर्ण है, ये अपने ही जैसे वर्ण के बाद फिर से आ गया है, तो ये हो गया द्वित्व व्यंजन। अब ये शब्द में कैसे प्रयोग होता है उसको जरा देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे आप पढ़ते हैं कच्चा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इस शब्द में जो चा वर्ण है ये रिपीट हुआ है, दो बार आया है। तो इसको जो प्रश्न आपका पूछा था वो पूछा कैसे आता है? आपका प्रश्न पूछने का तरीका यह है कि मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा निम्न में से द्वित्व व्यंजन कौन सा है, ये आपका प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न आपका पूछा जाएगा कि निम्न में से द्वित्व व्यंजन कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन होगा, मान लीजिए आपका सामने ऑप्शन है कच्चा, आपके सामने ऑप्शन है मयूर, कमल। चूंकि दोस्तों ये तो हमने बता दिया तो इसको चेंज कर देते हैं, तो आपको सामने तो लिखा ही है, थोड़ा अलग हटके दे देते हैं ताकि आपको भी थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़े। हमारे चौथा ऑप्शन ने दे दिया दिल्ली। तो अगर आपसे अब ये प्रश्न पूछा गया कि बताइए इन चारों ऑप्शन में से, इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो द्वित्व व्यंजन है, या किस शब्द में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि दिल्ली शब्द में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है।
अब एक इसके बाद इसके साथ में एक चीज और भी याद रखिएगा, ये तो आपने द्वित्व व्यंजन क्या होता है समझ गए होंगे कि जब एक वर्ण अपने ही जैसे वर्ण के बाद तुरंत प्रयोग कर लिया जाए तो उसे कहते हैं द्वित्व व्यंजन। अब इसके अलावा इसके संबंध में एक चीज और भी है जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग का, प्रत्येक जो वर्ग है व्यंजन का वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन द्वित्व नहीं बनाता है। ये एक नियम है, एक रूल है, इसको आप याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए का वर्ग है सपोज दैट, इसकी अगर हम बात करते हैं तो का वर्ग में आपको पता है क, ख, ग, घ, अंगा, ये 5 वर्ण आते हैं। तो हमने लिखा है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा यानी कि ख और घ, ये 2 वर्ण ऐसे हैं जो द्वित्व नहीं बनाते हैं, अर्थात इनका द्वित्व नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लें इसको जरा, जैसे एक शब्द आपने देखा होगा, लिखा है मक्खी, अगर इसको पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, मक्खी लिखा है। लेकिन दोस्तों आप देखिए जरा, बताइए क्या ये शब्द सही लिखा है? नहीं लिखा है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने आपको अभी बताया कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन द्वित्व नहीं बनाता है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या बन रहा है, द्वित्व बन रहा है, जिस हिसाब से नियमानुसार ये क्या है हमारा, गलत है। तो सही शब्द क्या होगा, मक्खी। नियम के अनुसार तो हमारा होना चाहिए कि जो द्वित्व व्यंजन की परिभाषा हमने पढ़ी थी कि जब एक वर्ण अपने ही जैसे वर्ण के बाद पुनः आता है तो उसे द्वित्व कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नियम क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन द्वित्व नहीं बनाता है, इस नियम के अनुसार ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आप देख सकते हैं शब्द और भी आपने पढ़ा होगा, मान लीजिए लिखा है गग्घर, क्या लिखा है, गग्घर, ये भी क्या है, गलत है। सही शब्द लिखा जाता है गग्घर। तो इस नियम के अनुसार ये जो आपने पढ़ा ये उसके उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि हमने बात की द्वित्व व्यंजन की। तो अब आज के सेशन में हमने बात की, वर्णमाला के सेशन के अंतर्गत हमने बात किया कि घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण और प्रयत्न के आधार पर अंतस्थ व्यंजनों का वर्गीकरण। फिर हमने आपको द्वित्व व्यंजन के बारे में बताया। दोस्तों वर्णमाला के चैप्टर में हमने जो भी अब तक पढ़ा या जो भी हमने पढ़ाया आपको वो सब कुछ है। अब इसके अतिरिक्त इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पढ़ना हो। यदि आप हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए तीनों वीडियो, इसको मिलाकर तीसरा वीडियो, तीनों वीडियो अगर आप देखते हैं तो वर्णमाला एक ऐसा अध्याय है जिसमें आपका कुछ भी छूटा नहीं है। और अब इसके आगे आपको इसी वर्णमाला के अंतर्गत आपको इसकी एक एक्सरसाइज मिलेगी जो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त होगी। अगर यहाँ तक कि आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो बिल्कुल आप निसंकोच हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि उसका बेनिफिट आपको भी मिल सके। अगर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, 1000 प्लस हो जाएंगे, तो हम आपको मॉक टेस्ट लाइव करा पाएंगे, लाइव आप मॉक टेस्ट ले पाएंगे, हमारे सवालों को समझ पाएंगे, आपके जो भी कमेंट होंगे उनको हम लाइव पढ़ पाएंगे और आपको उसी समय उसका निदान कर पाएंगे। धन्यवाद।